वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस के सारे एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर रेडी टू क्रैक द एग्जाम। तो विद दिस सिलेबस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। और मैकेनिक्स में बहुत ही इजी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर कैलकुलस कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उस पर। तो भाई देखो, बहुत ही इजी पोर्शन है ये। 11th क्लास में किया होगा तुमने वेक्टर कैलकुलस को, ग्रेजुएशन में भी किया होगा, 11th में भी किया होगा। तो क्या आता है, कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट तुम सभी को पता है भैया, यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। फिजिक्स में जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। अरे भाई नेचुरल सी बात है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मास की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर किया जा सके और जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अरे भैया लेंथ कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? लेंथ बता दोगे 10 डिग्री सेल्सियस? अरे दुनिया वाले हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। लेंथ को 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बता सकते, लेंथ को बताओगे 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो 10 क्या है? 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर या मीटर क्या है? वो उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। थोड़ा तेज चलेंगे हम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर में बनने वाले टीचर्स से। आप फ्यूचर के पीजीटीज हैं, थोड़ा तेज हमें चलना पड़ेगा, टाइम कम है, कंपटीशन क्रैक करना है। तो गिवन टाइम फ्रेम में थोड़ा सा तेज हमारा पिच रहेगी। कोई भी चीज दिक्कत हो तो कमेंट पे नीचे लिख करके करना, तो उस पर हम लोग एक दूसरा वीडियो ले लेंगे। और बाकी मेरे डिटेल्ड वीडियोस भी डिफरेंट टॉपिक्स पे इस चैनल पे पड़े हुए हैं। तो अगर कोई टॉपिक तुम्हें डिटेल में समझना हो, इन डेप्थ समझना हो, तो यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और इन दोनों का रिश्ता क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब 1 kg लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है, तो 1 छोटा है, 1000 बड़ा है। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, क्यों? क्योंकि केजी इज अ बड़ी यूनिट एंड ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। केजी बड़ी यूनिट है और ग्राम क्या है? छोटी यूनिट है। तो यूनिट बढ़ती जाएगी, यूनिट बड़ी होती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी, और यूनिट छोटी होती जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। अरे भाई फिजिक्स वाले जो है ना, बहुत बड़ा काम होता है उनका। एक एटम से लेकर के यूनिवर्स तक की बातें करते हैं। एटम इतना छोटा सा होता है और यूनिवर्स जानते ही हो कितना बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा दायरा होता है फिजिक्स वालों का, बहुत बड़ा दिल भी होता है। तो इसलिए जो है हम लोग बात करेंगे, यूनिट्स जो है वो हमारे पास नैनोमीटर से लेकर के और गीगा तक, हमारे पास टेरा तक यूनिट है। जोटाबाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है, तुम्हें पता होगा, मेमोरी की। एनीवेज, तो ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन की, कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, यू कैन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे साइंटिस्ट ने डिफाइन की हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि भैया ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इनको डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए ये कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। जैसे तुमसे पूछा जाए तुम्हारे कमरे की लेंथ निकालो, उठाओगे मेजरिंग टेप, नाप करके बता दोगे सर लेंथ इतनी है। तुमसे पूछा जाए तुम्हारे कमरे का वॉल्यूम कितना है, तो नहीं बता सकते डायरेक्ट। बोलो बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्या करोगे? लेंथ मेजर करोगे, ब्रेथ मेजर करोगे, हाइट मेजर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर वॉल्यूम बताओगे। बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जिनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल, और जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं वो क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड कहलाएंगी। इसके अलावा एक और कैटेगरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। मैथमेटिक्स से लिया है इनको। जैसे खाने में सप्लीमेंट लेते हैं ना, आजकल बहुत बात होती है, प्रोटीन ले लो, विटामिन ले लो, फूड सप्लीमेंट्स की बात होती है। ऐसे फिजिक्स में भी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज उधार लिए मैथ से हमने, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिनमें मेजर करते हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिनमें मेजर करते हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को जिनमें मेजर करते हैं वो कहलाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंड यूनिट इज अ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। पता ही है तुम्हें। अब यूनिट्स भी तीन तरीके की होती हैं यार। कौन कौन सी? अलग अलग देश थे, अलग अलग अपना मेजरमेंट करने लगे। कोई लेंथ को मीटर में नापने लगा, मास को किलोग्राम में नापने लगा, टाइम को सेकंड में नापने लगा। तो उसके लिए आ गया एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ गया? एमकेएस सिस्टम। कोई लेंथ को सेंटीमीटर में नापने लगा, मास को ग्राम में नापने लगा, टाइम को सेकंड में नापने लगा, उसके लिए आ गया सीजीएस सिस्टम। कोई लेंथ को फुट में मेजर करने लगा, मास को पाउंड में मेजर करने लगा। हम आज भी केक पाउंड में खरीदते हैं, मार्केट में जाते हो क्या तो 1 पाउंड का केक बना दो भैया, और टाइम को सेकंड में। तो एफपीएस सिस्टम हो गया, ब्रिटिशर्स का सिस्टम है ये एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम। तो अब अलग अलग देश अलग अलग काम कर रहे थे, तो जरूरत हुई एक यूनिफॉर्मिटी की। एक इंटरनेशनल लेवल पे हम जब बात करें तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। तो एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया, शॉर्ट में कहते हैं एसआई सिस्टम। अब ये बात हो गई, ये बहुत ब्रीफ था जो मैंने तुम्हें दे दिया शॉर्ट में। अब भैया बात आती है कि जब डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। डिराइव्ड क्वांटिटी किससे बनी हुई है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। डेफिनेशन सर हमें समझ में आ गई है। तो यार लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आई कि एक कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो उस तरीके को कहते हैं मेथड ऑफ डायमेंशंस, और उसी की बात हम करने जा रहे हैं। और डायमेंशन से मैंने देखा एक आधा क्वेश्चन है, 2000 से लेकर के 2016 तक के पेपर देखोगे, डायमेंशंस के तुम्हें 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे मैकेनिक्स में। तो डायमेंशंस क्या है उसकी बात करते हैं, और उसके लिए चलते हैं क्लासरूम में। तो देखते हैं भैया डायमेंशंस के बारे में। लेट्स सी। तो भैया देखो, डायमेंशंस की डिस्कवरी क्यों हुई यार? तो इंसान, तुम्हें पता है, शुरू से बड़ा आलसी रहा है। आज भी हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो हाउ आर यू में HRU लिख के न जाने कितना टाइम बचा लेते हैं। तो क्या हुआ कि भाई डायमेंशंस में डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। हमें पता है, अभी बात हुई कि डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है भैया, डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो किससे बनी है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो भैया कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है? इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो उसके लिए डिस्कवरी हुई मेथड ऑफ डायमेंशंस की। तो उसके लिए हमने क्या किया भैया? शॉर्टकट्स दे दिए। लेंथ को डिनोट करने लगे L से, मास को डिनोट करने लगे M से, नाम के पहले अक्षर, टाइम को डिनोट करने लगे T से, और उसके बाद दिक्कत आई कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को भी T से डिनोट करते तो कंफ्यूजन हो जाता। तो अब हमने कह दिया कि यूनिट का पहला लेटर ले लेंगे। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो टेम्परेचर को डिनोट करने लगे K से या फिर भैया थीटा से। उसके बाद बात आई करंट। करंट को किससे डिनोट करेंगे? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो A से डिनोट करेंगे। उसके बाद आती है भैया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे CD से, कैंडेला यूनिट होती है इसकी। और फिर आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करेंगे किससे? मोल से। तो ये हो गई डायमेंशंस, फंडामेंटल डायमेंशंस कह सकते हैं इन्हें। मूल विमाएं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो देखें, डायमेंशंस को हिंदी में कहते हैं विमा। विमा, तो दीज आर द फंडामेंटल डायमेंशंस। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किससे बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे बनी है ये चुटकियों में निकल आएगा। देखो भैया, जैसे हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कौन सी है इसमें से? L, ब्रेथ कौन सी है? वो भी L, और हाइट कौन सी है? वो भी L। तो वॉल्यूम किससे आएगी बोलो? वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा L क्यूब। तो ये L क्यूब कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, और +3 इन L, ये जो है वॉल्यूम की क्या हो जाती है? डायमेंशन हो जाती है। इसी तरीके से वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट इनमें से कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट इनमें से होगा लेंथ, और टाइम कौन सा होगा? टाइम हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 जो हो जाएगा वो वेलोसिटी का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बोलो भैया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? +1 इन L और -1 इन T। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस पावर है। डायमेंशंस क्या है? पावर है। और पावर जो हम किस पे लगाते हैं? L क्या है? L फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्यों लगाते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ डिराइव्ड क्वांटिटी। So dimensions are the powers which are put to fundamental quantities to express a derived quantity. तो विमाएं क्या हैं? विमाएं जो है वो पावर्स हैं, घाते हैं। किस पे लगाते हैं घात? पावर किस पे लगाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगाते हैं, मूल राशियों पे लगाते हैं। और मूल राशियों पर क्यों लगाते हैं? टू एक्सप्रेस अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब फटाफट देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में, कुछ पिछले सालों में पीजीटी में जो डायमेंशंस आई हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो भैया डायमेंशंस निकालना सीख लिया, विमीय सूत्र निकालने सीख लिए हैं तुमने, डायमेंशनल फॉर्मूले। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे, क्लास 11th वाली कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल दिया mlt-2। वर्क की डायमेंशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया ml2t-2। प्रेशर की निकाल दी, पावर की निकाल दी। ये बच्चों वाली तुम सब निकालना। डिस्क्रिप्शन जो है इसमें पीडीएफ में डाल दूंगा, जो हमारा डायमेंशंस का जो पीडीएफ है, तो वो तुम देख लेना एक बार अपने रेफरेंस के लिए। उसके बाद भैया हम लोग बात करेंगे सीधे किसकी? जो क्वेश्चंस आए हैं पीजीटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया है कि इफ एल एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, अगर एल और आर जो है वो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं तो एल बाई आर की डायमेंशन क्या होगी? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस। तो तुम्हें एक शॉर्टकट बता देते हैं पहले, फिर सॉल्व करके दिखा देंगे। एल अपॉन आर और सी आर। सी यहां पर कैपेसिटेंस है और आर रेजिस्टेंस है, और एल अपॉन आर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये दोनों टाइम कांस्टेंट होते हैं। टाइम कांस्टेंट होते हैं और इन दोनों की डायमेंशन टी के बराबर होती है। बोथ आर डायमेंशनली इक्वल टू टाइम। तो याद रख लो, एल अपॉन आर आ चुका है। क्या भरोसा है कि 2021 में जब तुम एग्जाम दो तो सी आर आ जाए उसमें, तो सी आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। अब निकाल के देख लेते हैं एल अपॉन आर की डायमेंशन तुम्हारी तसल्ली के लिए। तो एल का फॉर्मूला जो है भैया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी से एल इज इक्वल टू ये आ जाता है क्या? माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। बोलो है कि नहीं है? और R बराबर आ जाता है V अपॉन आई। बोलो है कि नहीं है? ये भी EMF और ये पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशंस दोनों की सेम है, यूनिट दोनों की सेम है, स्पिरिट दोनों की सेम है। तो भैया देखो L अपॉन R क्या हो जाएगा? L को हम लिख लेंगे ये माइनस ई डी टी अपॉन डी आई। बोलो लिख लेंगे नहीं लिखेंगे? और R को हम लिख लेंगे क्या? R को हम लिख लेंगे V अपॉन आई। बोलो लिख सकते हैं क्या? तो भैया L अपॉन आर क्या हो जाएगा? L अपॉन आर हो जाएगा माइनस ई डी टी अपॉन डी आई, और इसको लिख लेंगे I अपॉन V। तो जब डायमेंशन लिखेंगे, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो बचेगा क्या? बचेगा टाइम। मतलब L अपॉन आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L अपॉन आर की डायमेंशन हो जाएगी टाइम। तो L अपॉन आर और सी आर याद रख लेना, इन दोनों की डायमेंशन होती है टाइम के बराबर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम का। देखो भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है पीजीटी एग्जाम 2009 का। 2009 में उन्होंने पूछा भैया द डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी। ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी की डायमेंशंस पूछी हैं। तो देख लेते हैं भैया, ई क्या है? ई है चार्ज। ई क्या है? ई है चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएंगी? बोलो, चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी 80। बोलो होगी कि नहीं होगी? अब भैया एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो एप्सिलॉन नॉट कहां से आया यार? एप्सिलॉन नॉट का बैकग्राउंड कहां से आएगा? तो एप्सिलॉन नॉट का बैकग्राउंड वैसे तो कई जगह से ले सकते हो तुम। हम ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में भैया अनंत लंबाई की आवेशित जो प्लेन शीट होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो भैया एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ले लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2e।
बोलो होगी कि नहीं होगी। और ये जो है सिग्मा अपॉन 2E को हम लिख लेंगे सिग्मा अपॉन 2 और ये आ जाएगा F अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो सिग्मा की जो डायमेंशन आएगी, सिग्मा की डायमेंशन कहां से आएगी, सिग्मा की डायमेंशन आएगी Q बाई ए से। Q बाई ए मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये तो भैया F बाई क्यू रहेगा ही रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो इसे भी कैपिटल क्यू रख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे कि। तो अगर हम इसको लिखें 2 क्यों गायब कर दिया, क्योंकि भैया 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ ए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई एफ ए, तो यहां पर लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और एफ ए, एफ की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स है, फोर्स आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एरिया ये हो जाएगा एल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये भैया आ गया एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एच की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू। फोटोन जानते हो कि नहीं जानते हो, तो फोटोन की एनर्जी है E बराबर एच न्यू। तो H बराबर क्या हो गया, E अपॉन न्यू। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की होती है, वर्क की क्या होती है ml2t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी हो गई 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो गया भैया t की पावर माइनस 1, ये ऊपर आ जाएगा तो t की पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो h की डायमेंशन हो जाएगी ml2t माइनस 1। बोलो होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी भैया। और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें पता है, बच्चे को पता है, होती है lt माइनस 1। तो भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, तो थोड़ा सा जरा इसको रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो भैया h की डायमेंशन रख दो यहां पर। h की डायमेंशन क्या निकाली हमने, ml2t माइनस 1, और c की डायमेंशन निकाली lt माइनस 1। निकाली कि नहीं निकाली। अब भैया ये देखो सीधे यहां से उड़ गया a स्क्वायर टी स्क्वायर, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, सब उड़ जाएगा, देखना भी धीरे धीरे। m से m चला गया, बोलो गया कि नहीं गया। L2 से L2 चला गया, बोलो गया कि नहीं गया। इस L से ये L चला गया, बोलो गया कि नहीं गया। और ये t माइनस 1 से t माइनस 1, t माइनस 2 हो गया इधर, और इधर t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल हो गया। मतलब ये आ गई डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बेवकूफ बना दिया तुम्हें, इतना बड़ा सॉल्व किया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो देखो भैया डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई। तो e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hc इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने तो इतना लंबा सॉल्व कर दिया। अरे भैया तो ऐसी चीजों को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ऐसी चीजों को अलग लिख के रख लेना है कि e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hc आएगा तो डायमेंशनलेस मार्क करना है। l अपॉन r आएगा तो निकालना नहीं है। स्मार्ट बच्चे निकालेंगे नहीं इसकी डायमेंशन, सीधे लिख देंगे टाइम, cr को सीधे लिख देंगे टाइम। तो ये अलग से तुम्हें नोट्स में मेंटेन करके रखनी है कुछ की पॉइंट्स, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है। पीजीटी के एग्जाम में 125 क्वेश्चन है और तुम्हें सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और टारगेट करना है 110 प्लस। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखो पीजीटी 2005 का क्वेश्चन लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो फॉर्मूला है भैया Q बराबर ml। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट देते हैं, जो चेंज ऑफ स्टेट के लिए हीट चाहिए होती है, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं उसे। जब स्टेट चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगी, तो जो हीट देनी पड़ेगी उसे कहेंगे लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र पूछा है भैया, L बराबर Q बाई M। डायमेंशनल फॉर्मूला, Q यहां पर हीट एनर्जी है, तो ये हो जाएगा ml2t माइनस 2 अपॉन मास है m, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो ये भैया आ गया L2t माइनस 2। ये लेटेंट हीट है और ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2004 का, 2004 के एग्जाम में आया है, पीजीटी 2004 कि भैया क्वालिटी फैक्टर की डायमेंशन क्या होती है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो है एसी में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़ेंगे।
ये बताता है रेजोनेंस की क्वालिटी को कि किस क्वालिटी का रेजोनेंस हुआ है। एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस होता है, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं, करंट मैक्सिमम हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, हां प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और धारा जो है वो अधिकतम हो जाती है, तो भैया क्वालिटी फैक्टर की बात होती है। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q बराबर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। अब देखो, जो तुम्हारा पहले वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 2009 का, एल बाई आर की डायमेंशन क्या बताई थी हमने? एल बाई आर की डायमेंशन बताई थी टी, तो ये हो गई टी। और ओमेगा नॉट जो होता है, ओमेगा होता है थीटा बाई टी या 2 पाई बाई टी इसे कह सकते हो। तो ओमेगा की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी टी की पावर -1। तो टी की पावर -1 और टी मिलकर के क्या हो जाएंगे? टी की पावर 0, मतलब ये भी क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। दिस विल ऑल्सो बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी अलग से नोट कर लेना, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। आए और इधर तुमने टिक कर दिया और एक क्वेश्चन निपट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया, पीजीटी एग्जाम 2010 का। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इनटू एनर्जी बाय फोर्स कितना होगा? 2010 के पीजीटी एग्जाम में आया ये। तो मोमेंटम तुम्हें पता है P बराबर mv, मोमेंटम मतलब संवेग। P बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन हो जाएगी mlt-1। एनर्जी की डायमेंशन बात कर चुके हैं, जो वर्क की डायमेंशन होगी, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये ml2t-2। और फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया mlt-2। तो भैया ये m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो ये क्या आ गया बोलो? ये आ गया t-2 से t-2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? ये जो डायमेंशन आ गई वो आ गई ml2t-1। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई किसकी? मोमेंटम इनटू एनर्जी बाय फोर्स की। एक और क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एक बार पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जब ये पूछा गया है तो जाहिर सी बात है ये भी पूछा जा सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है, स्थिर वैद्युतिकी में होती है, वही इंपॉर्टेंस इसकी मैग्नेटिज्म में होती है। दोनों ही एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट एनर्जी डेंसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करें तो ये दोनों ही ऊर्जा घनत्व है, और ऊर्जा घनत्व जो होता है वो होता है ऊर्जा बटे अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन होगी। मतलब अगर तुम ऐसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालोगे, ई की निकालोगे, तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये दोनों ही एनर्जी डेंसिटी है, तो इनके लिए तुम क्या करोगे? इनके लिए तुम एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे, वॉल्यूम की डायमेंशन निकालोगे और सॉल्व कर लोगे। तो लगे हाथ तो भैया सॉल्व भी कर देते हैं। एनर्जी की डायमेंशन हो गई ml2t-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई l3। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ml-1t-2। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन होगी। तो इसके अलावा जो हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, उनकी पीडीएफ का जो लिंक है दैट विल बी देयर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछें, वी विल सॉर्ट इट आउट। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो 3 एप्लीकेशंस हैं और इन 3 पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देखते हैं भैया तीनों एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो 3 एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मतलब एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस से एफपीएस में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे डायमेंशंस का और यहां पर शॉर्टकट ले लेंगे, हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि एमसीक्यू है और वैल्यू निकाल देंगे।
तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जैसे 1 न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन होते हैं, 1 जूल में 10 to the power 7 अर्ग होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हमने कर रखे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहली एप्लीकेशन हो जाएगी डायमेंशनल एनालिसिस की, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू निकालनी है, तो इस मेथड का यूज करेंगे। अब आता है दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पीजीटी एग्जाम में बहुत आए हुए। तो दूसरा एप्लीकेशन जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है भैया? 2 केजी में 2 सेंटीमीटर जोड़ सकते हो क्या? क्या जादू है तुम्हारे पास? ऐसा नहीं है, नहीं जोड़ सकते। 2 केजी में 2 सेंटीमीटर नहीं जोड़ सकते, 2 केजी में 2 केजी जोड़ सकते हो, ग्राम जोड़ सकते हो, मास में मास जोड़ सकते हो, मास में लेंथ नहीं जोड़ सकते, लेंथ में टाइम नहीं जोड़ सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही कहता है कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो, उन्हीं क्वांटिटीज को, उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमाओं की समानता का सिद्धांत कहलाता है ये। तो भैया जिनकी डायमेंशन सेम होंगी उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस पर बेस्ड आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड। और इसमें 2 तरीके क्वेश्चन आएंगे कि भैया कोई इक्वेशन दी हुई है करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है, तो ये चेक करने को आएगा। और दूसरा कि भैया एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे, उनकी डायमेंशंस निकालनी होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की 2 बातें हैं, याद रखना। पहली बात कि भैया उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम है। मतलब हमने लिखा a प्लस बी, मतलब a और b की डायमेंशन सेम है। हमने लिखा b माइनस a, मतलब b और a की डायमेंशन सेम है। अपॉन में और इनटू में अप्लाई नहीं होता है। मतलब b अपॉन a लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि b और a की डायमेंशन सेम है। b इनटू a लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि b और a की डायमेंशन सेम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? अगर हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, कोई इक्वेशन अगर लिखी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन b की होगी, वही डायमेंशन c की होगी। मतलब इन एन इक्वेशन ऑल द टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन। मतलब 2 केजी और 2 केजी को ऐड करोगे तो 4 केजी मिलेगा, 4 सेकंड नहीं मिल सकता। तो ये तीसरी एप्लीकेशन है। और चौथी एप्लीकेशन, सॉरी ये दूसरी एप्लीकेशन थी। तीसरी एप्लीकेशन जो है वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, जिसमें हमें कोई फॉर्मूला डिराइव करना होता है, कोई फॉर्मूला हमें गिवन होता है, जैसे f इज इक्वल टू एम ए। तो m की पावर हमें पता है 1, a की पावर पता है 1। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे? लिख देंगे f इज इक्वल टू m की पावर x, a की पावर y। What are the possible values of x and y? तो इसको भी हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? इसको भी डायमेंशंस की हेल्प से निकालेंगे। तो अब भैया चलते हैं बोर्ड पे और देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हमारे पीजीटी के एग्जाम में आए हैं। तो आओ चलते हैं। तो भैया देखो पहला क्वेश्चन, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है ये, बहुत ही फेमस इक्वेशन। इसमें हमें a और b की डायमेंशंस निकालनी है। पता लग गया होगा, सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जो डायमेंशन यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जिनको ऐड किया है उनकी डायमेंशन सेम होंगी, जिनको सब्ट्रैक्ट किया उनकी डायमेंशन सेम होगी। मतलब p की जो डायमेंशन होगी वो a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी, और v की जो डायमेंशन होगी वो b की डायमेंशन के बराबर होगी। यहां पर v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, t टेम्परेचर है और r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये भैया पता लग गया कि b की डायमेंशन हो गई l क्यूब। b की डायमेंशन क्या हो गई? वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हो गया l क्यूब। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेते हैं। P प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गई भैया? ml माइनस 1 t माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लोगे डायरेक्ट। ml माइनस 1 t माइनस 2, और ये a की डायमेंशन निकालनी है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया l क्यूब का स्क्वायर मतलब l की पावर 6, मल्टीप्लाई कर दो तो ये भैया क्या आ गया? l की पावर 6, l की पावर माइनस 1, तो ये हो गया l की पावर 5, तो ये हो गया ml 5t माइनस 2। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई a की और ये डायमेंशन हो गई b की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। तो भैया पीजीटी 2011 में एक क्वेश्चन आया है, देखो क्या क्वेश्चन है। p इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन बी।
P प्रेशर है और x डिस्प्लेसमेंट है, और a अपॉन b की क्या डायमेंशंस होंगी, 4 ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। तो ये भी हमारा बेस्ड है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है, कि अगर तुमने a और x को ऐड किया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन x की होगी। तो x डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? l। तो मतलब a की डायमेंशन क्या हो गई? l। होगी कि नहीं होगी बोलो? अब b की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो p प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन हो गई ml-1 t-2, बोलो हुई कि नहीं हुई? अच्छा, a प्लस x लेंथ, और लेंथ को ऐड करोगे तो लेंथ ही आएगा, तो ये l हो गया, और b की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी भैया? b की डायमेंशन हो जाएगी l अपॉन ml-1 t-2, बोलो होगी कि नहीं होगी? तो भैया क्या आ जाएगी डायमेंशन b की? तो b की डायमेंशन आ जाएगी m-1, और ये l ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? l स्क्वायर, और ये हो जाएगा t⁻²। तो a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है, तो a अपॉन b की डायमेंशन यहीं पर निकाल लेते हैं। a अपॉन b की डायमेंशन क्या हो जाएगी? a की डायमेंशन है l, बोलो है कि नहीं है? और b की डायमेंशन क्या निकाली हमने? b की डायमेंशन निकाली m-1 l स्क्वायर t-2, बोलो निकाली कि नहीं निकाली? l से l क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया? m-1 ऊपर आएगा तो m हो जाएगा, l ऊपर आएगा तो l-1 हो जाएगा, और t-2 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। मतलब a अपॉन b की डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t⁻²। तो ये हमारा डायमेंशंस का सेगमेंट है। पीजीटी एग्जाम का जो सबसे पहला टॉपिक, और पीजीटी फिजिक्स ही नहीं, पीजीटी साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो डायमेंशंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं या पिछले 2-3 सालों में आए हैं, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कंटेंट डिस्कस किया। बढ़िया लगा अगर कंटेंट, तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर लगता है तुम्हें कि डायमेंशंस के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट लिख देना नीचे। एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवीएस के, एनवीएस के, पीजीटी के, डीएसएसबी के जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं इस लेवल के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस, जैसे भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको लेकर के एक सेपरेट वीडियो केवल क्वेश्चंस का बना देंगे। लाइव भी आ सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करना, एंड वी विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वेक्टर एनालिसिस पर, वेक्टर कैलकुलस पर, जो हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिक्स का, तो उस पर लेकर के हम आएंगे। अगले टॉपिक्स जो है, बाकी टॉपिक्स टारगेट है हमारा 7 वीडियोस में हम मैकेनिक्स को कवर करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।